नमस्कार। आज है 6 मई बुधवार। आज शाम की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। बौखलाई मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव से ठीक पूर्व सिंधिया समर्थक सभी कांग्रेसी नेताओं को पार्टी से बर्खास्त करना शुरू कर दिया है। वहीं योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए जमातियों को जेल में डालने के साथ साथ 7 साल की सजा का प्रावधान भी कर दिया है। उधर उद्धव ठाकरे की घर वापसी को लेकर शिवसेना ने तैयारियां करना शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इसे की वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को भी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को भी से लाइक है वो जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है योगी सरकार को लेकर। जी हां दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जो जमाती घूम घूम कर कोरोना फैला रहे थे यूपी के अंदर, उन पर बड़ा एक्शन लिया है। अब योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए नया कानून बनाया है। कोविड-19 को ध्यान में रखकर ये अध्यादेश है वो लाया गया है। इस कानून के तहत सभी प्रकार के स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल कर्मी, पुलिस कर्मी, स्वच्छता कर्मियों सहित सभी जो कोरोना में एक तरह से योद्धा थे, कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों की सेवा करने में जुटे हुए थे, लोगों का ट्रीटमेंट करने में जुटे हुए थे, लॉकडाउन के नियमों की पालना करने में जो जुटे हुए थे, उन सभी को लेकर के अब नया कानून बना दिया गया है। और इस कानून के तहत जो इन योद्धाओं के साथ बदतमीजी करता है या फिर मारपीट करता है या फिर पत्थरबाजी करता है, इन सभी को 6 माह से 7 साल तक की सजा का प्रावधान करने के लिए एक कानून है वो लाया गया है। साथ ही 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर के अंदर कई तरह के मामले सामने आए थे, गंदगी फैलाने वाले, डॉक्टर्स और नर्सों के ऊपर थूकने वाले, बदतमीजी करने वाले, उनको लेकर के भी कहा गया है कि गंदगी फैलाने या थूकने पर 2 साल से 5 साल तक की सजा होगी, चाहे वो जमाती हो, चाहे वो कोई दूसरा नागरिक हो। यानी कि सभी के लिए ये कानून है वो लाया गया है। और जो थूकने वाले, गंदगी फैलाने वाले हैं, उन पर 2 साल से 5 साल की सजा के साथ साथ 50,000 से 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जो एक्शन है वो योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। जमाती जिस तरह से बदसलूकी कर रहे थे इन योद्धाओं के साथ, या फिर गंदगी फैला रहे थे, थूक रहे थे डॉक्टर्स नर्सों पर, क्वारंटीन सेंटर के अंदर, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर के साथ बदतमीजी थी, उसको लेकर के योगी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। इसके अलावा भी कोरोना को छुपाने वालों को भी, जिस तरह से किसी को कोरोना वायरस की बीमारी है और यदि वो छुपाता है तो उनके लिए भी 1 से 3 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। और साथ ही 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसके अलावा जो कोरोना मरीज अस्पताल से भागते हैं उनके लिए भी कानून में प्रावधान है। और गंदगी फैलाते हैं, जो सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करते हैं बिना जानकारी के, यानी कि जो सार्वजनिक वाहनों के अंदर कोरोना वायरस के मरीज यदि यात्रा करते हैं, हॉस्पिटल से भाग जाते हैं, क्वारंटीन सेंटर से भाग जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, अभद्रता करते हैं, उनके लिए 1 से 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी कि कड़े फैसलों के लिए योगी सरकार हमेशा से जानी जाती रही है। और जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से कड़े फैसले लिए हैं, कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, उसको लेकर के अब योगी सरकार ने जमातियों सहित अन्य लोग जो निश्चित है कि जो योद्धाओं के साथ बदतमीजी करते रहेंगे, पत्थरबाजी करते रहे हैं, जो सरकारी काम के अंदर बाधाएं पहुंचाते रहे हैं, उनको लेकर के अब कड़ा रुख योगी सरकार ने अपना लिया है। चाहे वो मरकज का जमाती हो या फिर वो अन्य किसी के और जो व्यक्ति हैं, जो अन्य समाज के हैं वो हो, सभी पर ये कानून है वो लागू रहेगा। खासकर जमातियों के जो कारनामे थे पिछले दिनों के अंदर लॉकडाउन के तहत इस कोरोना वायरस को लेकर के, उसी के कारण योगी सरकार द्वारा, उन्हीं के कारनामों के कारण योगी सरकार द्वारा इस कानून को लाया गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो योगी सरकार ने क्वारंटीन सेंटर पीरियड पूरा करने वाले सभी जमातियों को अब जेल में डालना शुरू कर दिया है। तुरंत प्रभाव से पहले भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोल चुके थे कि या तो जमाती हैं वो छुपे हुए हैं, वो अपने बिल से बाहर निकल करके
अपना ट्रीटमेंट करवाए, घूम घूम कर कोरोना को उत्तर प्रदेश में ना फैलाए। लेकिन जो मान गए इस बात को वो तो बाहर आ गए, लेकिन जो नहीं माने, जिनको प्रशासन द्वारा ढूंढा गया, उन सभी पर बड़ा एक्शन लेते हुए उनको जेल में डालना है वो शुरू कर दिया गया है। घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने वाले जमातियों की अब उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। इन सभी पर अब इनकी खैर नहीं है। यानी कि कोरोना वायरस के जो मामले आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसका लगभग 35% अकेले इन जमातियों का हिस्सा रहा है। और जिस तरह से इन जमातियों पर योगी सरकार के अलावा अन्य राज्यों के अंदर भी बड़े एक्शन लिए गए हैं, लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन जमातियों को सबक सिखाने का नया तरीका ढूंढ लिया है, जिसके तहत नया कानून लाया गया है, जिसमें तो मैक्सिमम 7 वर्ष तक की सजा और इसके साथ मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो विश्वविख्यात पप्पू उर्फ राहुल गांधी ने देशद्रोहियों को मिले अवार्ड पर बधाई देकर के एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये वाड्रा कांग्रेस का जो इटालियन परिवार, यानी कि एक तरह से माना जा सकता है कि तथाकथित इटालियन गांधी परिवार ने साबित कर दिया है कि वो देशद्रोही है और पाकिस्तान का एजेंडा भी इन्हें कह सकते हैं, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि ये पाकिस्तान के जो एक तरह से जासूस हैं। अब इस तथाकथित इटालियन गांधी परिवार को देशद्रोही कहने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया है कि वाकई में ये देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों का हमेशा से साथ देते रहे हैं। और अब जिस तरह से बड़ी घटना जो राहुल गांधी की तरफ से की गई है, गौरतलब रहे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर हिंदुस्तान के लिए दुष्प्रचार करने वाले 3 भारतीय फोटो पत्रकारों को विदेशी न्यूज एजेंसी ने एक अवार्ड दिया है, पुलित्जर अवार्ड। उसको लेकर के राहुल गांधी ने इन तीनों ही पत्रकारों को, फोटो पत्रकारों को बधाई दी थी। विदेश के अंदर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है हिंदुस्तान को बदनाम करने का, इसके अलावा घाटी से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर हड़पने का और कश्मीर को बदनाम करने का, इस प्रोपेगेंडे के अंदर ये तीनों पत्रकार हैं वो शामिल थे। इनको विदेश की न्यूज एजेंसी के जरिए पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। ऐसे में अब राहुल गांधी यानी कि वाड्रा कांग्रेस इन पत्रकारों को बधाई दे रही है। अब इनको पाकिस्तान का जासूस ना समझा जाए तो क्या समझा जाए, यानी कि एक तरह से ये वाड्रा कांग्रेस का इटालियन तथाकथित इटालियन गांधी परिवार है वो पूरी तरह से देशद्रोही है। इस तरह का जो सबूत राहुल गांधी ने कल दे दिया इन पत्रकारों को बधाई दे करके। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि वाड्रा कांग्रेस अब तिल मिला चुकी है और देशद्रोहियों में पहले ये छुप छुप कर जिस तरह से इन देशद्रोहियों को सपोर्ट करते थे, अब ये खुलकर एक तरह से इनको सपोर्ट करने में जुट गए हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सिंधिया समर्थक नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं तभी से मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। 1.5 से 2 महीने लगभग हो चुके हैं सिंधिया के बागी हुए और इस 1.5 से 2 महीने के अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत ज्यादा गुटबाजी हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी है। पुराने समय में सिंधिया के साथ जो कांग्रेसी नेता रहते थे और सिंधिया के साथ जो काम करते थे, अब उन नेताओं को सोनिया गांधी के आदेश पर पार्टी ने निष्कासित करने के आदेश हैं वो निकाल दिए हैं। कुल मिलाकर के उपचुनाव से ठीक पूर्व कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। अभी 24 सीटों पर उपचुनाव होने मध्य प्रदेश में, इसको लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया इस विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होना है इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। अपने समर्थकों को फोन करके उनसे हालचाल पूछ रहे हैं, अपने एरिया का स्थिति जान रहे हैं अपने एरिया की। ऐसे में अब कांग्रेस बौखला चुकी है और कांग्रेस को लग रहा है कि जो सिंधिया समर्थक कांग्रेसी नेता हैं वो निश्चित है कि कमलनाथ या फिर बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को नीचा गिराने में, मध्य प्रदेश कांग्रेस को हराने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। ऐसे में अब सिंधिया समर्थक सभी कांग्रेसी नेताओं को मध्य प्रदेश से निष्कासित करने का फैसला कांग्रेस द्वारा ले लिया गया है। यानी कि सोनिया के इस आदेश के बाद एक से बढ़कर एक सिंधिया समर्थकों को पार्टी से धड़ाधड़ निकाला जा रहा है। और वैसे भी सोनिया गांधी ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पर भी जिस तरह से काट दिए थे, कुल मिलाकर के कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष नेता उम्मीदवारी के रूप में कांग्रेस ने हटा दिया है। अभी तक इसके लिए फैसला नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ बात ये भी चल रही है, खबर ये भी आ रही है कि दिग्गी राजा को
प्रथम वरीयता का नेता कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से हटा दिया है और फूल सिंह बरैया को मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रथम वरीयता का नेता बना करके राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। दिग्गी राजा और कमलनाथ दोनों की छुट्टी अब कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतृत्व है सोनिया गांधी उसकी तरफ से छुट्टी इनकी कर दी गई है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस अब टूटकर बिखर चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे ने घर वापसी के लिए अब तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए कई कड़े फैसले भी उद्धव सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो फैसला लिया गया है वो अजीत पवार के सिंचाई घोटाले को लेकर के लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो पूरा का पूरा पवार परिवार इन घोटालों में फंसा हुआ है, लेकिन फिलहाल अजीत पवार के सिंचाई घोटाले की जांच उद्धव सरकार द्वारा, उद्धव ठाकरे द्वारा ईडी को सौंप दी गई है, जिसके बाद एनसीपी में घमासान मचा हुआ है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर भी एक तरह से जो गरमा चुका है ये गठबंधन भी। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी का गिफ्ट देने के बाद अलगार परिषद जो केस था वो भी केंद्र को उसकी जिम्मेवारी है वो सौंप दी गई है। इसको लेकर के शरद पवार उद्धव ठाकरे से पहले भी काफी ज्यादा तनातनी कर चुके हैं, काफी नाराज हो चुके हैं, क्योंकि शरद पवार के नेताओं, इनके समर्थकों का इसमें बहुत बड़ा हाथ था अलगार परिषद केस को लेकर के। ऐसे में शरद पवार चाहते थे कि महाराष्ट्र की पुलिस ही इस अलगार परिषद केस की जांच करे, क्योंकि वो इसलिए चाहते थे कि जो महाराष्ट्र की जो किसी भी राज्य की पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और जो महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय है वो एनसीपी के हाथ में है। अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के। ऐसे में शरद पवार जैसे चाहते वैसे जांच होती अगर महाराष्ट्र पुलिस के अंडर में ये जांच करवाई जाती तो। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला ले लिया है और बीजेपी को भी एक तरह से बड़ा एक गिफ्ट देते हुए उद्धव ठाकरे ने अलगार परिषद केस की जांच अब केंद्र को इसकी जिम्मेवारी सौंप दी गई है, केंद्र को ये सौंप दिया गया है। दूसरी तरफ अजीत पवार को लेकर के उनके सिंचाई घोटाले को भी ईडी को सौंप दिया गया है, जिससे बड़ा झटका है वो एनसीपी को लगने वाला है। इनसे स्पष्ट हो रहा है कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं है और अलगार परिषद केस को लेकर के अब एनसीपी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी और जल्द ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन के टूटने की खबर है वो मिल सकती है। इसके अलावा 9 एमएलसी सीटों पर 21 मई को होने वाले चुनाव को लेकर के कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में एक बार फिर से तनातनी हो चुकी है। 9 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है और 5 जो एमएलसी की सीटें हैं वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खाते में जाने वाली है। लेकिन इन 5 के लिए जो इनका डिस्कशन हुआ वो यही कि 2 शिवसेना को दी जाएगी, 2 एनसीपी को दी जाएगी और 1 कांग्रेस को दी जाएगी। लेकिन अब सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र की कांग्रेस राज्य इकाई को स्पष्ट बोला है, स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कांग्रेस 2 एमएलसी सीट लेगी, 2 एमएलसी सीटों पर उनको अड़े रहना है। यानी कि राज्यसभा सीटों के बंटवारे के समय कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी और उस टाइम बताया जा रहा है कि ये बात स्पष्ट हुई थी कि एमएलसी की 2 सीटें हैं वो कांग्रेस को दी जाएगी। लेकिन अब चुनाव के समय कांग्रेस को सिर्फ 1 एमएलसी की सीट दी जा रही है। ऐसे में मलाईदार मंत्रालय नहीं मिलने के कारण पहले से ही कांग्रेस नाराज चल रही है महाविकास अघाड़ी गठबंधन में और अब अगर एमएलसी की 2 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलती है तो निश्चित है कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा लेगी। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि बीजेपी, यदि महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटता है तो बीजेपी ऊपर से शिवसेना को समर्थन करेगी और ऐसे में धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर शिवसेना बीजेपी में नजदीकियां बढ़ेगी तो निश्चित है कि सरकार में शामिल हो जाएगी। जिस तरह से शिवसेना पिछली बार देवेंद्र फडणवीस की सरकार को ऊपर से समर्थन किया था और 2 महीने के बाद शिवसेना सरकार में मिल गई थी, उसी तरह से अब उद्धव ठाकरे सीएम गद्दी पर बने तो रहेंगे, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन के आधार पर नहीं बल्कि बीजेपी के बाहरी या ऊपरी समर्थन की वजह से उद्धव ठाकरे सीएम गद्दी पर बने रह सकते हैं। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस इस गठबंधन को तोड़ने के पक्ष में है और साथ ही
मलाईदार मंत्रालय लेने के लिए एनसीपी को शिवसेना पर कांग्रेस है वो दबाव बना रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए एक तरह से शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन में रह भी सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे द्वारा कड़े जो बड़े फैसले लिए गए हैं उससे स्पष्ट है कि एनसीपी अब गठबंधन तोड़ सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी मलाईदार मंत्रालय नहीं मिलने के कारण, 2 एमएलसी सीट नहीं मिलने के कारण और राज्यसभा सीट भी एक ही मिलने के कारण काफी नाराज चल रही है शिवसेना एनसीपी से। ऐसे में हो सकता है कि गठबंधन टूट भी सकता है और नया गठबंधन जो बीजेपी और शिवसेना का भी हो सकता है। कुल मिलाकर के अजीत पवार एनसीपी के घोटालों पर जो बड़ा एक्शन उद्धव ठाकरे की तरफ से लिया गया है उससे स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी के साथ जो शिवसेना की नजदीकियां हैं वो बढ़ रही है और ऐसे में कभी भी शिवसेना है वो अपने घर वापसी कर सकती है। हालांकि फिलहाल कोरोना काल के दौरान इस गठबंधन में जो एक तरह से कुछ उतार चढ़ाव होने निश्चित नहीं है, लेकिन कोरोना काल है वो खत्म होने के बाद एक नया गठबंधन बनेगा और उस गठबंधन में बीजेपी भी शामिल होगी और इसमें और अन्य कौन शामिल हो सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी खबर यही कि 9 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के कांग्रेस एनसीपी शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 एमएलसी सीटों के लिए अपनी राज्य इकाई को अड़े रहने के लिए आदेश दे दिए। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते अगले वीडियो के लिए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।